दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज एनटीपीसी का पिछला पेपर करेंगे, पार्ट नंबर 125। और इससे पहले 124 पार्ट्स करवा चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और हमने उन सबको सीरियल वाइज लगा दिया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि लगातार जो पेपर हो रहे हैं, चाहे वो 2016 का हुआ हो या 2018 का या 2019 का, सारे पेपर पीछे न पीछे कहीं न कहीं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो साथ ही आपने देखा कि 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसके क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2019 में। और 2019 जिसको आप सॉल्व करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे, तो 2024 जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल लगने वाली है। जो दोस्त हमारे साथ लगातार जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा कि कितनी न्यू न्यू ट्रिक्स वो सीख गए होंगे और आगे उनके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे 1 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था लेटेस्ट एनटीपीसी का, जो कि शाम की शिफ्ट 3 से 4:30 के बीच में हुआ था। और ये हुआ था दोस्तों ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो ऑफलाइन से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं टाइम में हमें दिक्कत आती है कि ऑफलाइन सॉल्व करने में ऑनलाइन सॉल्व करने में अंतर होता है। तो दोस्तों आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर तैयारी हम किससे करें, ऑनलाइन के लिए हम क्या करें। तो देखो टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। ये आपके टाइम को भी मैनेज करेगी और आपकी तैयारी को भी बूस्ट करेगी, क्योंकि क्वेश्चन आने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए ईयरली टेक्स्ट बुक आप बाईपास कर सकते हैं और यहाँ पर मात्र 395 रुपए में पूरे साल भर के लिए आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरा यूज करते हैं कूपन KYD, तो आपको 12% की और भी छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 70,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट और री अटेम्प्ट मोड में, यानी कि दोबारा भी आप उनको देख पाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको 17,000 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बूस्ट करेंगे। साथ ही अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस और लाइव भी टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करिए और अप्लाई करिए कूपन कोड KYD, तो 12% की छूट आप और भी पा सकते हैं। दोस्तों इसमें से कहा जा रहा है, ये कुछ इस प्रकार के सिंबल देख रखे हैं और इसमें से इनका अर्थ दिया है। क्वेश्चन में है कि उपरोक्त के आधार पर दिए गए व्यंजक में पीओ का केओ से क्या संबंध है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सब में ओ लगा, जैसे पीओ क्यू ओ। तो मैं ओ को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, यानी कि पी का के से क्या संबंध है ये बताना है। यहाँ से देखते जाना है। यहाँ पर कह रहा है $P और यहाँ पर डॉलर का अर्थ क्या है, MNO की माँ है। वैसे ही यहाँ पर P जो माँ है वो Q की माँ है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ क्या, P बना लेता हूँ। Q की माँ है, माँ है मतलब माइनस, क्योंकि फीमेल है, और Q की माँ, तो Q एक मान लो कि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि Q इसका बेटा है कि बेटी है, लेकिन ये पता है कि P की संतान है Q। आगे देखो कह रहा है Q#R। यहाँ पर हैशटैग का अर्थ क्या है, MN का पिता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि Q जो है वो पिता है, किसका पिता है, R का। तो यहाँ पर लिखेंगे R। अब R नहीं पता कि फीमेल है कि मेल है, लेकिन ये पता है Q की संतान है R। आगे है R/T, और यहाँ पर स्लैश का अर्थ क्या है, MN का भाई है। यानी कि यहाँ पर RT दोनों भाई भाई हैं, यहाँ पर R और T, यानी कि हो सकता है बहन हो, लेकिन ये R भाई है किसका, T का भाई है। ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि T इज ग्रेटर देन टू Q। यहाँ पर क्या अर्थ है, MN की पुत्री है, यानी कि T पुत्री है किसकी, K की। तो यहाँ पर मान लो कि ये K हो जाएगा, K की पुत्री कौन है, T हो जाएगी। अब जरा ध्यान से बताओ कि ये दोनों बहन भाई हैं, पिता है वो है Q, और इनकी माता कौन हो जाएंगी, K हो जाएंगी। भाई इनकी दोनों की संतान, K की संतान T है और Q की संतान भी T और R दोनों हैं। तो अब देखो आपस में पूछा है यहाँ पर P का K से क्या संबंध है। तो यानी कि ये देखो आपस में पति हैं, तो K का पति कौन है, Q, और पूछा है कि P कौन है। तो आप बताओ Q के ये माता ही तो हैं, इसका मतलब हो जाएगा K की पत्नी Q और पत्नी के पिताजी पत्नी की माताजी कौन, P। तो बस यही हो जाएगी पत्नी की माँ। ऑप्शन नंबर पहले में सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। ये दोस्तों होता है 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन पूछ लिया जाए तो ये होता है 21 जून को। बड़ा दिन इसलिए होता है क्योंकि सूर्य जो होता है हमारा,
उत्तरी गोलार्ध से चल करके कर्क रेखा तक आता है, जो कि भारत हमारा कर्क रेखा में पड़ता है। वहां से जो सूर्य की किरणें हैं लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है, लगभग 14 घंटे में। फिगर भी दिखा देता हूं आपको, ये यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखो उत्तरी गोलार्ध होता है ये, और नीचे वाला ये होता है पूरा दक्षिणी गोलार्ध। अब कर्क रेखा ये है। अब सूर्य कर्क रेखा में सीधा चमकता है कब? 21 जून को, और इस वजह से कर्क रेखा में हमारा भारत भी आता है। तो यहाँ पर सबसे लंबे समय तक सूर्य की किरणें रहती हैं, जिससे ये जो दिन होता है सबसे बड़ा दिन होता है, तकरीबन 14 घंटे का ये दिन होता है। तारीख याद रखना 21 जून को। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। पहला उत्तर, जो कि पहले ही ऑप्शन पे लिखा गया है यहाँ पर। स्थानीय स्वशासन का दोस्तों जो मतलब होता है कि जो नागरिक हैं उनका खुद का शासन होना चाहिए था, वो खुद के बारे में जाने। और ये शासन दो भागों में विभाजित था, एक था ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरा था शहरी क्षेत्र में। और देखो ये जो लगाया गया था ये था दोस्तों 1882 में। हो सकता है कि अगली बार पूछ लिया जाए, तो ये डेट भी आप सन भी आप याद रखना 1882 में। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके यानी कि उसको मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो ये है दोस्तों इंदिरा आवास। जो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, वो पहले थी इंदिरा आवास के नाम से, जो कि अब चेंज हो गई है। और ये इंदिरा आवास योजना बना था दोस्तों 1885 में, और इसको जो प्रधानमंत्री ग्रामीण बनाया गया है वो बनाया गया है 25 जून और 2015 को बनाया गया था इसको। और इसमें लक्ष्य रखा गया था 2015 वाले में जो बनाया गया था, इस पे लक्ष्य था कि 2023 तक हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके पास खुद का मकान हो, खुद का घर हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये लौटाई थी दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड जब हो गया था, आप जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 को, मैं लिख देता हूं 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में, आप जानते होंगे ना अमृतसर, तो अमृतसर शहर में यहां पर हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ऐसा हुआ था, और इसी हत्याकांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि उनको मिली थी वो वापस कर दी थी। 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात करिए, यानी कि इन सबको जोड़ना है। 1/3 प्लस का 4/3 और 3/4। तो देखो इन दोनों में नीचे नीचे सेम है, तो पहले 3 लिख लो नीचे और ऊपर वालों को जोड़ दो, यानी कि 4 और 1, यानी कि 1 4 5 हो जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 20 प्लस 3 त्रिका 9, तो 9 और बटे में नीचे आ जाएगा 4 3 12, यानी कि 3 गुणे 4 कराया है, तो 20 9 29 और नीचे आ जाएगा 12, 29/12 सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा दे के रखा है। क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू किया गया था? तो ये शुरुआत था दोस्तों बंबई से, और शुरुआत इसकी हुई थी 8 अगस्त 1942 को, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग नोट कर लो इसको, दोबारा आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो आपसे। अच्छा, आप लोग बताना कि आजाद हिंद फौज की गठन किसने करा था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब पता है। बिंदु ए, बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित हैं, यानी कि एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, उस पर 3 बिंदु हैं ए बी सी। कोण ए सी बी की वैल्यू है 47.5 डिग्री। लघु वृत्तखंड, ये छोटा वाला जो खंड है वो चाप ए बी पर बना हुआ है, और कोण ए ओ बी ज्ञात करना है। तो देखो मैं बना लेता हूं ऐसा, एक मान लो कि सर्कल दे के रखा है, ठीक है, ऐसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। अब इसमें से कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम मानेंगे ओ, तो ये हो जाएगा ओ, यानी कि इसका जो ओरिजिन दिया है, केंद्र दिया है। अब इसमें से है कि ठीक है कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो ए बी और ये हो गया हमारा सी। ए सी बी दिया है इतना 47.5, तो ए सी बी मतलब ये वाला जो एंगल है ये दे के रखा है 47.5। पूछा है कोण ए ओ बी, तो देखो एंगल ए ओ बी कहां पर है, तो ए ओ बी यानी कि ये वाला बताना है। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है दोस्तों कि जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है परिध पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, यानी कि परिध पर अगर इतना कोण है तो इसका दोगुना जो होगा वो यहाँ पर कोण बनेगा। तो बस 47.5 का आप दोगुना कर दीजिए, यानी कि 2 से गुणा, तो 5 दूनी 10 पॉइंट लगा दीजिए, 2 सत्ते 14 1 15, 2 चौको 8 1 9, यानी कि 95.0, यानी कि कह सकते हो 95 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर 95 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर चौथे में दे के रखा है सही उत्तर।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो ये है दोस्तों पंचतंत्र। इन्होंने लिखा है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक। और अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। वहीं पर इंडिका, इंडिका है दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखा है, और ये एक यूनानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें से दर्शाया गया है मौर्यकालीन जो समाज होता था, नगर होता था, वहां का वर्णन हुआ है इसमें इंडिका में। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिका किस भाषा में लिखी गई, तो आप बोलेंगे यूनानी भाषा में। ठीक है, वहीं राज तरंगिणी के जो लेखक है वो है दोस्तों कल्हड़, और ये एक संस्कृत के विद्वान थे, कह सकते हो लेखक थे। तो ये संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में राज तरंगिणी लिखी गई है। राज तरंगिणी का दोस्तों जो अर्थ होता है शाब्दिक, वो ये होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी का मतलब है राजाओं का इतिहास और उनका समय प्रवाह के बारे में बताया गया है राज तरंगिणी में। अगला क्वेश्चन, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं पॉलीग्राफ। ठीक है, लाई डिटेक्टर का दूसरा नाम जो होता है वो होता है पॉलीग्राफ। वहीं सिस्मोग्राफ का मतलब होता है भूकंप मापी, जिसको हम भूकंप मापते हैं। और बैरोग्राफ वायुदाब मापते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उसको मापते हैं। पोलरीमीटर, इसका होता है ध्रुवित प्रकाश की जो मापन करते हैं वो पोलरीमीटर से कहते हैं। पोलराइजेशन आपने नाम सुना होगा, पोलराइजेशन तो वही होता है ध्रुवीकरण। ये होता है दोस्तों सिस्मोग्राफ, जिससे ये क्या करता है, वहां पर ग्राफ एक बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कितने वेग का भूकंप आया था। ठीक है, और इसमें ये लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है जो कि वाइब्रेट करता है, और जिस हिसाब से वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे, उस हिसाब से एक ग्राफ बन जाता है, और उस ग्राफ का अध्ययन किया जाता है। और ये टच होता है डायरेक्ट जमीन से, यानी कि जहां से इसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये होता है दोस्तों बैरोग्राफ, इससे मिलता जुलता। और बैरोग्राफ का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मापता है, ये बैरोग्राफ होता है। दूसरा भी आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का बना होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है दोस्तों 18 वर्ष। और अभी भी अगर पूछा जाए 2024 के अनुसार, तो भी आपको यही बताना है 18 वर्ष है। और पहले दोस्तों हुआ करती थी 21 वर्ष, जिसको घटा करके किया गया है 18 वर्ष। ये होता था 61वां संविधान संशोधन जब किया गया था, और ये हुआ था 1988 में। इसके तहत 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार ये पूछ ले कौन से संविधान संशोधन में वर्ष मतदान करने की 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो आप बोलेंगे 61वां संविधान संशोधन। अगर सन पूछे तो 1988। एक ही पासे की चार अलग अलग परिस्थितियां चित्र में प्रदर्शित हैं, यानी कि पासा एक है उसको उलट पलट करके यहाँ पर अलग अलग पेश किया गया है। उस अक्षर का चयन करिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक यानी कि अपोजिट फेस पर होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, अब आप लोग बताओ जरा सा। यानी कि कह रहा है एफ के अपोजिट कौन सा होगा। तो पहली बात तो आप ये याद रखो कि एफ जहां पर भी लिखा है, जैसे मान लो कि इसमें एफ लिखा है, तो इफ के साथ जो जो दिख रहे हैं वो अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो एफ का अपोजिट ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और यहां भी देखो एफ दिख रहा है तो ई नहीं होगा और ए नहीं होगा। यानी कि एफ का अपोजिट ना तो ए होगा और ना ही बी और ना ही ई और एफ, ये सारे नहीं होने वाले हैं इसके अपोजिट। अब बचा हुआ क्या है, तो इसके लिए देखो कंपेयर करो इसके फेस को। जैसे देखो ऊपर ए लिखा है, यहां पर भी ऊपर ए लिखा है, इसका मतलब सी हो जाएगा इसका अपोजिट, और बी का अपोजिट हो जाएगा ई। तो बस डायरेक्ट एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर है हमारा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों खाद्य एवं अनाज के उत्पादन से। और ये क्वेश्चन पिछली बार बहुत बार पूछा गया था रिपीट करके, तो मैं सारे बता देता हूँ। मछली उत्पादन का स्रोत होता है जिसको हम बोलते हैं नीली क्रांति, और वहीं पर दूध उत्पादन होता है दोस्तों श्वेत क्रांति से, और तेल और बीजों का जो उत्पादन होता है वो पीली क्रांति पे आता है। ठीक है, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि रजत क्रांति जो होता है इसका संबंध किसके उत्पादन से होता है? रजत क्रांति का संबंध। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? नहीं, पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। और अगर डेट पूछे पूरा तो आपको बताना है 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था दोस्तों सिराजुद्दौला उस वक्त। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 23 जून
और 1757 ईस्वी को याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को हो सकता है। साइड का थोड़ा सा कट गया हो तो आप 1757 समझिएगा। ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर दिया है नवाब कौन बना था, तो वो बना था सिराजुद्दौला। ठीक है, जब ये युद्ध हो रहा था, लेकिन सिराजुद्दौला हार गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बस अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऊपर नीचे आप रख लीजिए। जैसे देखो 160.342 और ठीक वैसे यहाँ पर रखिए 32.12 और 4। तो इनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस करिए 12, क्योंकि 2 में से 4 नहीं जाएगा तो एक यहाँ से हासिल लेगा, तो ये हो जाएगा 12 और 12 में से 4 गया तो आएगा 8। यहाँ एक इसने दे दिया था तो बचा होगा अब 3, तो 3 में से 2 गया तो आएगा 1, और यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 दशमलव। अब आगे देखो, आप सॉल्व करो या ना करो, लास्ट में पॉइंट के बाद देखो 218 लिखा है, तो कहाँ पर 218 लिखा है, यहाँ पर 218 लिखा है। और भी अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप देखो यहाँ पर कि 12 में से जैसे हमने 4 घटाया था तो 8 आ गया, और लास्ट में अंतिम अंक देखो 8 कहाँ लिखा, तो केवल इसी ऑप्शन में 8 लिखा था, बाकी किसी में नहीं है। तो डायरेक्ट आप इतने से ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये कब काम करेगा, जब किसी एक ऑप्शन में यूनिक डिजिट दिया हो। अगर कहीं पर 8 और यहाँ भी दिया होता तो हमको फिर इधर वाले भी मैच करने पड़ते हैं। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर, यानी कि नरेंद्र मिल जाए और अमित दोनों अगर मिल जाते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो नरेंद्र को मैं ए मान लेता हूं जो कि लेता है 10 दिन, और यहाँ पर अमित है, अमित को मान लेता हूं बी जो कि लेता है 12 दिन। दोनों मिलकर काम करेंगे तो पहले काम निकाल लो, तो 12 और 10 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। 60 का मतलब हुआ कि 10 और 12 एक ऐसा नंबर आप लिखो कि जो दोनों नंबर के अंदर यहाँ पर मिल जाए। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसका आप डबल कर दिया करो, 24 हुआ। देखो 24 10 नहीं कट रहा ना आपस में, तो इसका मतलब आप गुणा 3 गुणे 4 ऐसे कर रही है। तो मैंने करा 12 वाला का 5 गुना कर दिया तो हो गया 60, और 60 एक ऐसा नंबर है जिसमें 10 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये सोचा करिए कि सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, तो 12 है। 12 का आप कितने गुना करें कि दोनों नंबर उसी के अंदर आ जाएं, ठीक है। और नहीं पता तो आप फैक्टर कर लेना, बड़ी बात नहीं है। तो देखो 10 से अगर हम काटेंगे 60 को तो 6 बार में कटेगा, वही 12 से काटेंगे 60 बटे 12 आप ऐसे लिखोगे ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 बार में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 6, यानी कि ए की क्षमता है 6 और बी की क्षमता है 5। ठीक है, अब देखो दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों मिलने का मतलब क्या है, टोटल काम हमारे पास है 60, एलसीएम जो आता है वो 60 होता है, यानी कि एलसीएम ही पूरा काम होता है। और पहला कर रहा है 6 की क्षमता से, दूसरा कर रहा है 5 की क्षमता से, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 60 बटे में 11 हो जाएगा। इसको अगर आप और काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 पचे 55 और 5 बचेगा नीचे 11, यानी कि 5 से ही 5 बटे 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में ही लेकर के रखा गया है, दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएम का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होता है, वेंडिंग मशीन, दोस्तों माफ करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन होता है पूरा नाम जो होता है। और ईवीएम से चुनाव कराने वाला दोस्तों पहला राज्य बना था केरल, और यहाँ पर तकरीबन बहुत ही पहले कह सकते हो 82 के आसपास, इसमें से लगभग 50 जो सीटें थी वहां पर केंद्र कह सकते हो, बूथ कह सकते हो, सीटें नहीं माफ कीजिएगा, तो 15 जो 50 थे यहाँ पर केंद्र बनाए गए थे, उन पर ईवीएम का यूज किया गया था। यदि अंडर रूट 2916 बराबर 54 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो देखो कुल मिला के इसकी वैल्यू दे दी है, वही आसान हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पर लिखा है 16 को हम लिख सकते हैं 54, तो आप लिख दो यहाँ पर 54, लेकिन ध्यान दो जरा सा, यहाँ पर पॉइंट लगा है तो यहाँ पर भी आप पॉइंट लगाओगे, ठीक है। अगला लिखा है 2916, लेकिन आप देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, यानी कि जो पॉइंट लगेगा वो आधे, यानी कि 4 डिजिट है तो आधे बाद, यानी कि 54 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जीरो लगा लो, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी आप जीरो लगा लो। आगे इसमें भी कह रहा है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। इसका मतलब अब 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लिख दो, तीन तीन डिजिट बनाना है तो यहाँ पर लिख दो 5 4 ऐसे, देखो हो गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर आ रहे हैं। अगला देखो यहाँ जीरो लगा दो। अगला देखो कितने हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है।
इसका मतलब अब पॉइंट जो आएगा, पॉइंट के इधर साइड में 4 डिजिट होना चाहिए। तो 4 डिजिट कैसे होंगे? 1 0 2 0 और 54 लिखेंगे तो 4 तो वैसे भी 0 हो जाएंगे, डिजिट हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 5 4 9 और यहाँ पर भी 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा। कुछ इस टाइप का बनता चला जाएगा ऐसे करके। तो देखो यहाँ पर 4 यहाँ पर दिया है, इसमें 4 दिया है, बाकी किसी में लास्ट में 4 नहीं था। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे स्मार्ट तरीके से। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा बता दिया, पूरा भी मैच कर सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह है, यानी कि कलेक्शन है वो किस चीज का है? तो ये है वर्कशीट का। तो वर्कशीट का कलेक्शन जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। देखो दोस्तों, कंप्यूटर से हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है ऐसा थ्योरेटिकल और दूसरे टाइप का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फुल फॉर्म वाला। तो याद रखना आप, फुल फॉर्म। मैंने आपसे पिछली वीडियो में शायद पूछा था पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो शायद अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है पीडीएफ का फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी मैं कमेंट सेक्शन चेक कर लूंगा एक बार कि आपने किसी ने जवाब दिया है कि नहीं दिया। लेकिन जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपने किसी ने जवाब नहीं दिया है। तो अगर आपको आता है तो जरूर बताइए पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय जो व्यक्ति थे वो थे राकेश शर्मा जी, जो अंतरिक्ष में जिन्होंने यात्रा की थी। और इन्होंने यात्रा की थी दोस्तों 1984 में। हो सकता है कि डेट पूछ लिया जाए तो याद रखना। और कौन सा इनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो था सोयूज नाम का, सोयूज T11 था। ठीक है, इससे वो लोग गए हुए थे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन अब आपसे ये पूछा जाएगा, साथ ही हो सकता है कह दे अगर कठिन बनाएगा पेपर, कि 2024 में पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या? तो ये थीम थी दोस्तों अवर लैंड अवर फ्यूचर, यानी कि हमारी भूमि हमारा भविष्य। ठीक है, ये इसकी थीम थी, याद रखना आप लोग। 16 अगस्त को मनाया जाता है श्रम दिवस। वहीं पर 16 जून को मनाया जाता है दोस्तों पारिपोषिक दिवस मनाया जाता है, पारिपोषिक पोषण दिवस कह सकते हो। और 7 अप्रैल जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ इस ऑप्शन में, तो पहला तो है ये पर्यावरण दिवस और दूसरा है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी मां की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए ना तो आप लोग को पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे मतलब ही नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ। पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं। कह रहा है कि मां की आयु जो है नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। तो अगर मान लेता हूं कि नरेंद्र 7 साल का ये दिया है तो इसका चौगुना अगर करोगे तो कितना आएगा? 28 होगा। तो देखो 28 दे के रखा है, चौगुना तो है ना, लेकिन सब में देखो चौगुना दिया, 10 चौक 40, 5 चौक 20, 20 चौक 80, सब में चौगुना दिया है। जो एग्जामिनर है वो खेल गया है, तो हमें आगे भी बढ़ना है। कह रहा है कि 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो आप बताओ 4 साल पहले की बात करो तो यहाँ पर अगर 7 साल है तो 4 साल पहले 3 का रहा होगा और यहाँ पर कितने का रहा होगा? 4 साल पहले 24 का रहा होगा। तो कह रहा है कितने गुना होना चाहिए था? 6 गुना। तो बताओ ये 3 छंग 18 ही होता है, 24 थोड़ी ना होता है। 3 8 24, 8 गुना हो गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा वाले को लेकर चलते हैं, 10 और 40 का। तो देखो कह रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितने का होगा? 10 में से आप 4 हटा दो तो 6 साल का। और ये कितने का रहा होगा? ये रहा होगा 36 का। तो अब कह रहा है 6 गुनी थी, तो 6 का अगर हम 6 गुना करेंगे तो 36 ही तो आ जाएगा। तो देखो आ भी रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, बिना सॉल्व किए ऑप्शन से ही आप लोग खेल जाओगे। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर आप देख पा रहे होंगे, सारी वीडियोस देखते जाएंगे तो आपकी इतनी भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के कर पाओगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1784 ईस्वी में। ठीक है, और पूरा अगर पूछे तो 15 जनवरी 1784 में इसकी की गई थी स्थापना। और किसने करी थी? तो ये की थी दोस्तों सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, तो बस ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b समानुपात 3 अनुपात 4 है तो व्यंजक 5a - 3b अपान 7a + 2b का मान ज्ञात करिए। यानी कि a की जगह पे आपको 3 रखना है, b की जगह पे 4 रखना है। तो चलिए रखते हैं इसमें। तो ये लिखा है 5 और a है तो a की जगह में डायरेक्ट हमें क्या लिखना है? ये लिखना है 3 लिख देता हूं मैं, -3 गुणे में देखो b ऊपर दिया है तो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है तो आप 4 लिख दो।
इसके बाद आगे देखो 7, तो 7 लिखेंगे गुणे में ए की वैल्यू रखना है 3 और प्लस है 2 इंटू में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 रख दीजिए। सॉल्व करिए इसको, 3 पचे 15 माइनस 4 3 12 और 7 त्रिक 21 प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 15 में से 12 हटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 और बटे में 21 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 21 प्लस 8 हो जाएगा 29। तो लिखेंगे 3/29 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये लिखा है तीसरे में, सही उत्तर हो जाएगा 3/29। तो दोस्तों आज हमने सॉल्व कर लिए 25 तक के क्वेश्चंस। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों साथ ही साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत सारे प्रीवियस सर हमने करवा दिए हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से देख पाएंगे। और सारे पार्ट्स हमने सीरियल वाइज भी लगा दिए हैं। साथ ही जितनी भी वीडियोस हैं एलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे इंटरव्यू मैथ्स, तो मैं सारी एक एक वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से देख पाओगे। और इसका जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट नंबर नेक्स्ट जो होगा, उसकी भी लिंक आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट। अगर नहीं है नीचे लगी है लिंक तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, तब तक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट अगले पार्ट पे देख सकते हैं, या फिर सारे पार्ट्स में जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर सारे हम सेव कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, नीचे लिंक है, क्लिक करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।